हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियाई के बारे में। लेट मी टेल यू, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको समझ में आए। ठीक है, इस वीडियो को कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, वो 11th-12th का हो, BSc का हो, MSc का हो या PhD लेवल पे हो, वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं क्या हम ये वीडियो देख सकते हैं। तो येस, यू कैन वॉच दिस वीडियो। ना इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होती क्या है। देखो, हमने इससे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया वहाँ पे मैंने ये बताया कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर पहली बात तो प्रोटॉन स्टेबल कैसे होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर एक प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, एक और प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, एक न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल है, एक न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन आता कहाँ से है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। तो इसका मैंने पूरा बेसिक एक्सप्लेनेशन जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, जहाँ पे हमने ये देखा था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, सम अमाउंट ऑफ देयर मास इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जिसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट, जिसको हम कहते हैं डेल्टा एम। इसको अगर मैं 931.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा और उसको कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि कोई न्यूक्लियस अगर है तो न्यूक्लियॉन्स को पकड़ के कौन रखता है, प्रोटॉन को, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को पकड़ के कौन रख रहा है, तो उनका सम अमाउंट ऑफ मास इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। नाउ एक सिंपल क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि कोई न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होगा, कौन सा वो न्यूक्लियस होगा जो स्टेबल होगा। तो इसका भी मैंने एक और वीडियो बनाया था इससे पहले जिसमें मैंने मैजिक नंबर को एक्सप्लेन किया था कि कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर 2, 8, 20, 28 एक नंबर ऑफ सीरीज मैंने बना के दी थी, अगर उतने नंबर हो जाएंगे तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है। नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं थंब रूल। बेसिकली प्रिंसिपल फैक्टर जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो। देखो, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अगर आप बात करो, जरा ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, किसी भी न्यूक्लियस के अगर अंदर आप बात करो तो मेरे पास एक प्रोटॉन होता है, मेरे पास एक प्रोटॉन होता है। अगर सिर्फ प्रोटॉन और प्रोटॉन होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स। अगर इमेजिन करो इन प्रोटॉन के बीच में अगर एक न्यूट्रॉन आके सेटल हो जाए, एक न्यूट्रॉन आके वहां बैठ जाए, तो वो क्या करता है, प्रोटॉन का जो आमने सामने वाली लड़ाई इनकी होने वाली थी वाला था उसको कम कर देता। तो न्यूट्रॉन का बेसिकली काम क्या होता है, न्यूट्रॉन का बेसिक फंडा वहां पे या बेसिक रोल वहां पे होता है, प्रोटॉन के बीच का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कहते हैं या जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहते हैं या कूलम्बिक इंटरेक्शन कहते हैं, जो भी आप उससे कहो, वो इंटरेक्शन को कम करना। तो आइडियली मैं अगर बात करूं आपसे, आइडियल सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो आइडियली होना ये चाहिए कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास होने चाहिए। तो अगर एक न्यूक्लियस के अंदर अगर 12 प्रोटॉन्स हैं तो 12 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, 15 प्रोटॉन्स हैं तो 15 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, 6 प्रोटॉन्स हैं तो 6 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर आप आइडियली देखो, आप अगर आपने थोड़ा भी आप अगर नॉलेज रखते हो, जैसे कार्बन 6 तो 12, ऑक्सीजन 8 तो 16, नाइट्रोजन 7 तो 14, तो आप देखोगे कि एटॉमिक नंबर 20 तक जितने भी न्यूक्लियस हैं उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। मतलब कहना ये चाहता हूं कि आइडियली नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का रेशियो 1 आना चाहिए, यानी न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन अगर मैं करूं तो वो आंसर 1 आना चाहिए आइडियली फॉर स्टेबिलिटी। पर ऐसा होता नहीं है। तो आप अगर देखो एटॉमिक नंबर 20 तक जिसको हम कैल्शियम कहते हैं, उसका मास 40 निकल के आता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो रेशियो होता है, न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का रेशियो, वो एग्जैक्टली 1 आता है। ठीक है, हाँ, अगर 1 से ज़्यादा है किसी में गलती से तो वो आइसोटोप अनस्टेबल होगा। एग्जांपल दूं, एग्जांपल कार्बन का ले लो। अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन 6 और 12 स्टेबल है। क्यों मालूम है? क्योंकि 6 प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, तो न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का जो रेशियो आता है वो कितना आता है, 1। बट अगर कार्बन 6 और कार्बन 14 की बात करूँ तो प्रोटॉन्स कितने हो गए इसके अंदर, 6, न्यूट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर, 8। तो न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, अब रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। तो ऐसे केस में एटॉमिक नंबर 20 तक माइंड करना मेरे वर्ड्स को, एटॉमिक नंबर 20 तक ये ऑब्जर्व किया गया है कि वो आइसोटोप, वो एटम जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं वो स्टेबल होता है। बट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ने लगता है, आप 20 से ऊपर जाने लगते हो, 50 पे, 60 पे, 70 पे, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की क्वांटिटी बढ़ने लगती है तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो चाहिए होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं, अब वो इक्वल टू 1 नहीं होता। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, एटॉमिक नंबर 20 तक अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 आता है तो वो आइसोटोप स्टेबल होगा। किसी भी एक एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स हो सकते हैं, जैसे कार्बन के 2-3 आइसोटोप हो सकते हैं,
ऑक्सीजन के 2-3 आइसोटोप होंगे, नाइट्रोजन के 2-3 आइसोटोप होंगे, मे बी 4 होंगे, बहुत सारे आइसोटोप हो सकते हैं, लेकिन वही आइसोटोप 20 तक स्टेबल होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो 1 आता है। 20 के बाद ये रूल फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 20 के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रिपल्शन फैक्टर इतना बढ़ जाता है कि मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इक्वल टू 1, यानी उतनी नहीं होती जितनी मुझे को प्रोटॉन चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रॉन्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ती है। इसलिए अगर मैं ग्राफिकली इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, ध्यान से सुनना जरा, ग्राफिकली अगर मैं इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो कुछ ऐसा आएगा। अगर मान लीजिए मैं एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाता हूँ और इस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखता हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखता हूँ। देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी बताता है। जब मैं कहता हूँ 20 प्रोटॉन्स मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैल्शियम, जब मैं कहता हूँ 6 प्रोटॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन मतलब मैं बात कर रहा हूँ कार्बन की, 7 प्रोटॉन मतलब 7 इलेक्ट्रॉन मतलब मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि मैं एक्स एक्सेस के ऊपर क्या लिख रहा हूँ? मैं एक्स एक्सेस पे उस एलिमेंट के बारे में लिख रहा हूँ। तो मान लीजिए एटॉमिक नंबर 20 तक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो लीनियर ग्रोथ करता है, लीनियर जाता है यहाँ तक। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी 20 है, ये भी 20 है, बट आफ्टर 20 व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 के बाद भी ये स्ट्रेट लाइन ही चलनी चाहिए। बट होता क्या है, आफ्टर 20 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिक्वायर्ड इंक्रीजेस, उनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, तो हमें कुछ इस तरीके की लाइन मिलती है। तो ये लाइन अब मुझे क्या बताएगी? ये लाइन मुझे बताती है स्टेबिलिटी। क्या बताती है मुझे? स्टेबिलिटी। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं इसको? स्टेबिलिटी कर्व। मतलब अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एटॉमिक नंबर 50 का, आई हैव गॉट एन एटॉमिक नंबर 50, तो उसमें न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए थे? तो आइडियली अगर मैं बात करूँ आइडियली, तो उसके अंदर न्यूट्रॉन भी 50 होने चाहिए थे, ये इतने। तो मान लो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक मेटल है, उसके अंदर यहाँ मैं प्रोटॉन्स लिख रहा हूँ नीचे और ऊपर मैं न्यूट्रॉन्स लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा लिखने का तरीका बदल रहा हूँ। तो प्रोटॉन्स कितने उसके अंदर? 50, तो न्यूट्रॉन भी कितने होने चाहिए थे? 50। दिस इज योर आइडियल कंडीशन। बट प्रॉब्लम क्या है? आइडियली ऐसा होता नहीं है। तो अब हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर जिसका 50 है, जिसमें प्रोटॉन्स 50 हैं, उसमें उसका कौन सा वो आइसोटोप है जो स्टेबल है और कितने प्रोटॉन्स हैं उस स्टेबल आइसोटोप में। तो हमें पता चलता है कि वो आइसोटोप जो है वो ये है, ये आइसोटोप है। मान लेते हैं कि इस आइसोटोप के अंदर, थोड़ा सा एरो नीचे लेता हूं मैं यहाँ पे, इस आइसोटोप के अंदर प्रोटॉन 50 होने की जगह उसके अंदर प्रोटॉन्स आर 58। समझ में आया? तो उसमें न्यूट्रॉन 50 होने की जगह उसमें न्यूट्रॉन 58 होने चाहिए। आइडियली कितने होने चाहिए थे? 50 और 50 होना चाहिए था। अब मुझे पता चलता है कि मेरे पास जो मेटल है, एक ऐसा मेटल है जिसमें प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है? 50 प्रेजेंट है, पर उसमें न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 58 प्रेजेंट है। फिर मुझे पता चलता है एक और आइसोटोप है इसी मेटल का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर उसका अभी भी 50 है, पर उसका मास यानी उसमें न्यूट्रॉन जो है उसमें 60 हो जाते हैं, यानी वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाई करेगा। ये न्यूट्रॉन जो, ये एलिमेंट जो होगा, यहाँ एक काम करते हैं, इसको M लिखते हैं, इसको M डबल डैश कर देते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन जितनी स्टेबल होने के लिए चाहिए, देखो आइडियली 50 चाहिए था, पर 50 से काम नहीं बनेगा, हमें 58 चाहिए। तो ठीक है, 58 हमें मिल गए। तो ये वाला मेरा जो एलिमेंट होगा, ये क्या होगा? ये मेरा स्टेबल एलिमेंट होगा, ये स्टेबल एटम होगा। अब अगली बात करते हैं, मैंने देखा ऐसा ही एक और एटम है जिसमें प्रोटॉन 50 हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन 58 नहीं है, उसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 60 हो गए। मतलब ये वाला एटम है, इसमें मेरे पास न्यूट्रॉन्स कितने हो गए हैं? तो मैं बात करूंगा इसके न्यूट्रॉन की, इसमें न्यूट्रॉन हो गए सर 60। फिर मैंने देखा एक और ऐसा ही एटम है जिसके अंदर ऐसा सेम एटम है जिसको मैं M सिंगल डैश लिखता हूँ, इसको मैंने M डबल डैश लिख दिया उस मेटल को। तो ये भी 50 प्रोटॉन 50 है, इसमें भी प्रोटॉन 50 है, तो इसमें भी प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 50। लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का नंबर इसमें आता है 56। अब मेरा क्वेश्चन है, सर ये तीनों को आइसोटोप कहा जाएगा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, सिर्फ इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बदल रहा है। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में फर्क आता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। यानी सेम एलिमेंट है पर उनका वजन अलग अलग है। अब क्वेश्चन ये उठता है, तीनों एलिमेंट्स में अगर मैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो निकालूं, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का इसका रेशियो निकालूं, तो मुझे बताओ इसका रेशियो कितना आएगा? लेट अस कैलकुलेट। तो दिस विल बी 56 डिवाइडेड बाय 50, इसका आंसर आएगा 1.12। इसका अगर मैं निकालूं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो, दिस विल बी 58 डिवाइडेड बाय 50, इसका आंसर आएगा 1.16। इसका अगर मैं निकालूं तो दिस विल बी 60 डिवाइडेड बाय 50, इसका आंसर निकल के आएगा 60 डिवाइडेड बाय 50, इसका आंसर निकल के आएगा 1.2। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, तीनों आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो ग्रेटर देन 1 है। भाई सीधी सी बात है, होगा भी। क्यों होगा? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 50 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है, 50 है। तो जब 20 से ज़्यादा हो ही गया है, और हमने पहले ही कह दिया कि अगर एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब एग्जैक्टली वो n=1 वाला फंडा फॉलो नहीं करेगा। तो याद रखना, एटॉमिक नंबर 20 तक ही न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो हमेशा कितना आता है? 1 आता है। अगर उससे ज़्यादा या उससे कम हो तो अनस्टेबल होगा। 20 के बाद
हमेशा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन ज़्यादा चाहिए ही। आप बिना इक्वल न्यूट्रॉन से आप काम चला ही नहीं सकते। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, यहाँ पे 3 अलग अलग आइसोटोप है। चाहिए 50 प्रोटॉन को 58 न्यूट्रॉन की ज़रूरत थी, ये स्टेबल था। इस भाई साहब के पास जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो गया, इसके पास जितना चाहिए था उससे भी, एक तो 50 भी नहीं और 50 से उल्टा 58 चाहिए था तो उससे भी कम है। तो ऐसे दो आइसोटोप जो हमारे पास हैं, इन दोनों आइसोटोप्स को कहा जाएगा दे आर अनस्टेबल, दे विल बी कॉल्ड एज अनस्टेबल। और सिंस ये अनस्टेबल हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव। और वो क्या दिखाएंगे, वो रेडियो एक्टिव डीके दिखाएंगे। क्यों रेडियो एक्टिव डीके दिखाएंगे, क्योंकि उनको स्टेबल होना है। भाई देखो 50 प्रोटॉन अगर है तो 50 न्यूट्रॉन चाहिए था, बट फिर नहीं सर 50 से काम ही नहीं चलेगा। अरे तो कितना चाहिए तेरे को, तो सर मेरे को 58 चाहिए। आप 50 के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जाके आप गूगल पे देखोगे सर एटॉमिक नंबर 50 के स्टेबल आइसोटोप में तो पता नहीं कितने सारे न्यूट्रॉन्स हैं। नो, आई एम जस्ट टेकिंग फॉर एन एग्जांपल, ओके, जस्ट क्लियरफाई करने के लिए। तो दिस आर नॉट साइंटिफिक वैल्यू, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसा कुछ हो रहा है। तो अगर 50 प्रोटॉन्स हैं तो 50 से न्यूट्रॉन से तो काम चला नहीं, तो मेरे को 58 चाहिए था। अब 58 वाला तो मिल गया, हाँ तो ये स्टेबल आइसोटोप है, क्योंकि वो आप समझ रहे हो वो उस लाइन पे आ रहा है, उस लाइन पे। उससे ऊपर अगर कोई आइसोटोप है तो उसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 50 से ऊपर ही, पर जितना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा हो गया। तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल, और दोनों में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो ज़्यादा है। तो सर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो ज़्यादा होने के बाद भी अनस्टेबल है? भाई हाँ, ज़्यादा है बट जितना चाहिए उतना नहीं है ना। अपने को 50:58 डिवाइडेड बाई 50 चाहिए था, 58 डिवाइडेड बाई 50 न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो 58 डिवाइडेड बाई 50 चाहिए था, बट इसका 60 डिवाइडेड बाई 50 है, इसका 56 डिवाइडेड बाई 50 है। तो याद रखना, इस स्टेबिलिटी कर्व से ऊपर अगर कोई पॉइंट आता है या उससे नीचे अगर कोई पॉइंट आता है, दोनों केसेस में वो जो एलिमेंट हमको मिलेगा, वो जो आइसोटोप होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और वो आइसोटोप क्या दिखाएंगे, रेडियो एक्टिविटी दिखाएंगे। तो आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप अगर ये पिक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको कर्व्स दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। जो आपको जो ब्लैक जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है ना, वो एक्चुअल स्टेबिलिटी कर्व है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको एटॉमिक नंबर ढूंढना है और उससे ऊपर जाना है और देखना कि वो ब्लैक लाइन के ऊपर कहाँ आ रहा है, और फिर उससे क्रॉस मार के वहाँ देखना है कि कितने पे आपका न्यूट्रॉन आ रहा है। तो उतने प्रोटॉन के लिए उतने न्यूट्रॉन की ज़रूरत है। अगर उसके ऊपर कोई पॉइंट है या उससे नीचे अगर कोई पॉइंट है तो वो आइसोटोप हमारा अनस्टेबल है। वो आइसोटोप है, कोई अलग एटम नहीं है, बस उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सपेक्टेड या रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो गए या रिक्वायरमेंट से कम हो गए। ऑब्वियसली 20 के बाद n/p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही आएगा। देखो इसमें भी ग्रेटर देन 1 है, इसमें भी ग्रेटर देन 1 है, इसमें भी ग्रेटर देन 1 है। आप बोलोगे सर तो इसमें पर जितना चाहिए उतना नहीं है, इसमें जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। चाहिए कितना था, 1.16 चाहिए था, क्योंकि 50 प्रोटॉन्स को 58 न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत थी। तो दिस इज द फंडा ऑफ स्टेबिलिटी कर्व। अब इतने ये जो है, अच्छा सर इससे होगा क्या, मान लीजिए अगर ये मेरा जो एलिमेंट है, ये जो 60 वाला यहाँ प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। कैसे स्टेबल करेगा इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे खुद को स्टेबल करेगा। क्या वो अपने अंदर से न्यूट्रॉन को बाहर फेंक देगा, जरूरत पड़ी तो फेंक भी देगा। ये क्या करेगा सर, इसमें तो न्यूट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, या कहीं से न्यूट्रॉन ले लेगा क्या, कोई न्यूट्रॉन दे सकता है उसको, अगर दे देगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, अगर कोई न्यूट्रॉन देगा नहीं और अगर यहाँ से न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं, तो ये दो एटम क्या करेंगे, ये तो चलो स्टेबल है, इसको 50 को 58 चाहिए था, ये तो स्टेबल हो गया। ये दो क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू। अच्छा चलो सर ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, एटॉमिक नंबर 83 तक ये कार्यक्रम चलता है। एटॉमिक नंबर 83 तक जितने भी न्यूक्लियाई आपको मिलेंगे उनमें एक आइसोटोप होगा स्टेबल होगा, बाकी के लोग अनस्टेबल होंगे। 83 के बाद जितने भी हैं सबके सब अनस्टेबल हैं, सबके सब, क्योंकि उस समय प्रोटॉन इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 83 के बाद इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि न्यूट्रॉन चाहकर भी उनको शांत नहीं करवा पाता। इतनी लड़ाई मच जाती है कि न्यूट्रॉन बोलता है यार मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम लड़ लो आपस में। जब मैं था 83 तक न्यूट्रॉन का बस चलता है। 83 तक न्यूट्रॉन क्या करेगा, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिक्वायरमेंट मैच हो गया तो उसको शांत कर देगा। न्यूट्रॉन का अगर ज़्यादा ही हो गया तो कुछ ज़्यादा ही शांत कर देगा। अगर न्यूट्रॉन कम हो गए तो फिर वो तो दोनों केसेस में अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे 50 को 58 चाहिए था, 58 मिला तो वो स्टेबल है, पर ज़्यादा न्यूट्रॉन हो गए तो भी नहीं चाहिए, कम न्यूट्रॉन हुआ तो भी नहीं चाहिए। आइडियली कितना चाहिए था, 50 को 50, पर उससे तो बात ही नहीं बननी है अपनी। 50 को 50 से ज़रूरत हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गए। पर 83 के बाद व्हेन यू गो अबव 83 के बाद जितने भी हैं, 83 आई थिंक सो बिस्मथ है, 83 इज बिस्मथ, या परफेक्ट, 83 इज बिस्मथ, 84 पे पोलोनियम आता है। 83 के बाद जितने भी एटम्स हैं सब आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव हैं, उनमें स्टेबल है ही नहीं, दे आर रेडियो एक्टिव। क्यों रेडियो एक्टिव है वो
वाई दे आर रेडियो एक्टिव और दे आर कहते हैं ना अनस्टेबल। रीज़न क्या है इनका, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि स्टेबिलिटी ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो न्यूक्लियाई क्या करेंगे, अपने आप को कम करके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनको न्यूट्रॉन इनफ हो जाए उनको शांत करने के लिए। अब उसमें बहुत सारे तरीके हैं, या तो वो टूटने की कोशिश करेंगे, या तो वो बिखर के दो हो जाएंगे, या तो वो जुड़ने की कोशिश करेंगे, या तो उनमें से कुछ तो निकलेगा, यानी उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिविटी का जो प्रिंसिपल फंडा है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का खेल है सारा। आई होप यहाँ तक समझ में आए। अब जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग टाइप के रेडियो एक्टिव डीके कैसे होते हैं। मतलब अगर मान लो कोई न्यूक्लियाई है जिसमें या तो न्यूट्रॉन हद से ज़्यादा है, जितने की रिक्वायरमेंट्स उससे ज़्यादा है, अगर उससे रिक्वायरमेंट जितने ही उससे कम है, तो वो अपने आप को स्टेबल करता कैसे, वो खुद को कैसे स्टेबल करेगा। तो वो या तो अल्फा डीके करेगा, या तो बीटा डीके करेगा, बीटा पॉजिटिव डीके करेगा, बीटा नेगेटिव डीके करेगा, या तो के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, या और कितने सारे वो तरीके से खुद को स्टेबल कर सकता है। तो प्लीज़ डू मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम ये सारा डिस्कस करेंगे। एंड आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये स्टेबिलिटी बेल्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, ये स्टेबिलिटी बेल्ट क्या है। और जो मैंने यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी बेल्ट दिखाई थी वो एक्चुअल पिक्चर है। अब बोर्ड पे मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर सकता उसको, कमॉन, वो डिजिटली बनाई हुई पिक्चर है, तो आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। अब अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़नी है तो प्लीज़ बुक्स रेफर करो। डू नॉट टोटली डिपेंड अपॉन वीडियोस आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है। अब मैंने वीडियो में सारा साइंटिफिक नहीं बोला होगा, वीडियो में मैंने जो कंटेंट है उसमें थोड़ा मिर्च मसाला डाल के उसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने परोस दिया है। अब आपको मैंने हिंट दे दिया है, इसके बाद एक्चुअल साइंटिफिक लैंग्वेज अगर पढ़नी है तो या तो वेबसाइट्स पे जाके पढ़ो, या तो आप बुक्स में से पढ़ो। तो वहाँ पे आपको एक्चुअल साइंटिफिक कंटेंट मिलेगा, जहाँ पे रियल वर्ड साइंटिफिक वर्ड्स में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया होगा, उसको पढ़ना अब आसान हो जाएगा। समझ में आया? तो मेरे वीडियोस आपको सिर्फ मदद करेंगे, दे विल हेल्प यू, दे विल नॉट हेल्प यू टू राइट एन आंसर इन योर यूनिवर्सिटी, और दे मे हेल्प यू टू क्रैक योर एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी पेपर्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। समझ में आया? सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये दो आइसोटोप मेरे पास हैं, एक ये और एक ये, जिसमें हद से ज़्यादा प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसमें जितनी चाहिए तो उससे कम न्यूट्रॉन है, पर तीनों में n/p का वैल्यू 1 तो नहीं है, तो ये वाला तो स्टेबल हो गया। ये बाकी के दो लोग क्या करेंगे? क्या ये इसके जैसे बनेंगे या किसी और के जैसे बन जाएंगे? क्या इसकी बिरादरी को छोड़ के चले जाएंगे? क्या करेंगे ये दोनों, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो जाते जाते लाइक कर देना, लाइक के पैसे नहीं लगते हैं, और हो सके तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड शेयर कर सकते हो तो कर लो व्हाट्सएप पे दोस्तों को। अच्छा कंटेंट लोगों को मिलेगा तो भला ही हो जाएगा किसी का। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।